हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ग्रुप थ्योरी की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है जो कि इंश्योर करता है कि कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज़ होंगी किसी भी ग्रुप की तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगी। तो इसका स्टेटमेंट है एनी टू कंपोजिशन सीरीज़ ऑफ अ ग्रुप आर इक्विवेलेंट। इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए हमें एक प्रोपोजिशन की ज़रूरत है और उसको मैं स्टेट कर रहा हूँ यहाँ पर। उस प्रोपोजिशन की हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ श्रेयर थ्योरम हम ये जॉर्डन होल्डर थ्योरम को कंक्लूड करेंगे। इस प्रोपोजिशन का स्टेटमेंट है कि वी कैन रिमूव ऑल रिपीटेशंस फ्रॉम एनी टू इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज विदाउट अफेक्टिंग देयर इक्विवेलेंस। मीन्स कि अगर दो इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज़ हैं तो जितनी भी रिपीटेशंस हैं सब ग्रुप्स की उनको हम अगर रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग सीरीज़ बचेंगी दो वो भी दोनों आपस में इक्विवेलेंट ही रहेंगी। तो इस पहले प्रोपोजिशन को प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम को प्रूफ करेंगे विद दिस प्रोपोजिशन। तो इस पहले हम प्रोपोजिशन का प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोपोजिशन है, इस प्रोपोजिशन का जो प्रूफ है वो बाय इंडक्शन मेथड हम प्रूफ करेंगे। और इंडक्शन कहाँ अप्लाई करेंगे? इंडक्शन अप्लाई करेंगे ऑन द लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज़। कोई भी नॉर्मल सीरीज़ रहेगी तो उसकी लेंथ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोपोजिशन का प्रूफ। तो इसके प्रूफ के लिए हम अप्लाई करेंगे इंडक्शन मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन द लेंथ ऑफ द नॉर्मल सीरीज़। तो एज़ यूजुअल जो हमारा इंडक्शन है वो स्टार्ट होगा n=1 से। इफ़ बोथ द नॉर्मल सीरीज़ हैव लेंथ ऑफ 1, अगर दोनों सीरीज़ की लेंथ 1 रहेगी तो उसमें फिर कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लेंथ 1 है तो ऑब्वियसली उसमें रिपीटेशन नहीं होगी और हमें कुछ भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए ये ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा फॉर द लेंथ ऑफ 1 नॉर्मल सीरीज़। अब हम एज्यूम करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है फॉर ऑल इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज़ विच हैव लेंथ n। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस हमारा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है फॉर ऑल इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज़ विच हैव लेंथ n। ऐसे कोई भी दो इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज़ हैं किसी भी ग्रुप की जिनकी लेंथ n है, उसके लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है। तो हम ये रिज़ल्ट देखेंगे कि n+1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। ऐसे सभी सीरीज़ जिनकी लेंथ n+1 होगी उस ग्रुप की, उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। और देन बाय इंडक्शन हमारा रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n। अब हमने दो नॉर्मल सीरीज़ कंसीडर किया है ग्रुप जी की, जो कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि जो दो नॉर्मल सीरीज़ हैं दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनमें रिपीटेशन हो सकता है या तो रिपीटेशन नहीं हो सकता है। तो अगर रिपीटेशन नहीं है तब तो कुछ भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है और ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही इक्विवेलेंट हो जाएंगी। अगर रिपीटेशन है तब हमें रिमूव करने की ज़रूरत होगी, तो उस केस में हम कंसीडर करेंगे। तो अगर रिपीटेशन नहीं है फर्स्ट और सेकंड में, तो चूँकि हमने दोनों इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज़ लिया है तो इसमें रिपीटेशन नहीं है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिपीटेशन नहीं है तो कुछ भी रिमूव करना ही नहीं है, ये इक्विवेलेंट रहेंगे ही। लेकिन अगर रिपीटेशन हो गई तब हमें देखना है कि उन रिपीटेशन को रिमूव करने के बाद भी ये दोनों सीरीज़ इक्विवेलेंट बनी रहती हैं। तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्चुअली में उसमें रिपीटेशन है, इन नॉर्मल सीरीज़ में रिपीटेशन है। और इनफैक्ट जो फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ है उसमें gi=gi+1 है फॉर सम i। अब चूँकि जो नॉर्मल सीरीज़ हमने कंसीडर किया है फर्स्ट और सेकेंड वो दोनों इक्विवेलेंट थी, तो इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज़ की डेफिनेशन से एक हमें बाइजेक्टिव मैप मिलेगा फ्रॉम फैक्टर्स
ग्रुप्स ऑफ फर्स्ट, 2 फैक्टर ग्रुप्स ऑफ सेकेंड, जो कि एक फैक्टर ग्रुप को अपने आइसोमॉर्फिक फैक्टर ग्रुप में सेंड करेगा। तो नेक्स्ट हमने ये एज्यूम किया कि मान लीजिए जो नॉर्मल सीरीज फर्स्ट और सेकेंड थी उसमें रिपीटिशंस है, कुछ टर्म्स रिपीटेड हैं। फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया कि जी आई इक्वल टू जी आई प्लस वन है, एक रिपीटिशन है। तो चूँकि जो नॉर्मल सीरीज हमने फर्स्ट और सेकेंड लिया था वो इक्विवेलेंट थी, तो इक्विवेलेंसी की जो डेफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, हमें एक सिग्मा मिलेगा, एक बाइजेक्टिव मैप मिलेगा। कहाँ से? फ्रॉम द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट के फैक्टर्स हैं G1 बाई G2, G2 बाई G3, G3 बाई G4, जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन करके एक सेट बनाया, तो हमें ये सेट मिल गया। इस सेट से जो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2, जो सेकेंड नॉर्मल सीरीज है उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब के कलेक्शन में एक बाइजेक्टिव मैप मिलेगी। और ये बाइजेक्टिव मैप ऐसे होगी जो एलिमेंट को अपने आइसोमॉर्फिक एलिमेंट पर ही भेजेगा। मीन्स करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर रहेंगे अंडर सिग्मा वो क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। यानी कि जो सिग्मा है वो अगर ये फॉर एग्जांपल अगर हम G2 बाई G3 एक फैक्टर कंसीडर करें कि ये, तो इसकी इमेज जो भी होगी HJ बाई HJ प्लस वन जो भी आएगी, तो ये क्या होंगे, ये आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। मीन्स कि अगर इसकी इमेज G2 बाई G3 की इमेज HJ बाई HJ प्लस वन हो गई, तो इसका मीनिंग है कि जो G2 बाई G3 सब ग्रुप है, जो ग्रुप है फैक्टर ग्रुप, वो एक्चुअली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा HJ बाई HJ प्लस वन के। ये इसका मीनिंग है कि सिग्मा जो है वो करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर्स रहेंगे अंडर सिग्मा वो आइसोमॉर्फिक होंगे। इसका मीनिंग ये है जो यहाँ पर मैंने बताया कि जो इमेज रहेगी और ये जिस पॉइंट की इमेज रहेगी, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट का मीनिंग है फैक्टर्स ग्रुप। तो जो फैक्टर्स ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक फैक्टर पर ही मैप हो सकते हैं अंडर सिग्मा। अब चूँकि यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है सिग्मा, इस फर्स्ट सेट से इस सेट में मैपिंग है, तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ के आ गए हैं। तो चूँकि जी आई इक्वल टू जी आई प्लस वन है, तो एक यहाँ पर फैक्टर जी आई बाई जी आई प्लस वन भी होगा। तो चूँकि सिग्मा बाइजेक्टिव मैप है तो वो भी कहीं ना कहीं मैप होगा। तो सपोज़ करते हैं कि जो उसकी इमेज है यानी कि सिग्मा जी आई बाई जी आई प्लस वन को भेजता है एच जे बाई एच जे प्लस वन पे भेज रहा है। लेट सिग्मा ऑफ फैक्टर्स जी आई बाई जी आई प्लस वन इज इक्वल टू एच जे बाई एच जे प्लस वन। तो बाय डेफिनीशन ये क्या हो जाएगा कि ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, जी आई बाई जी आई प्लस वन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और चूंकि जी आई इक्वल टू जी आई प्लस वन है और एच जे बाई एच जे प्लस वन और जी आई बाई जी आई प्लस वन ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, तो इससे क्या मिल जाएगा कि एच जे इक्वल टू एच जे प्लस वन हो जाएगा। चूँकि जी आई इक्वल टू जी आई प्लस वन है तो ये एक्चुअली में ग्रुप क्या हो जाएगा, ये ग्रुप अब ये कह सकते हैं आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी ग्रुप के हो जाएगा, या ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। और ये तभी हो सकता है जब एच जे इक्वल टू एच जे प्लस वन हो जाए। तो यहाँ से हमें कंक्लूज़न क्या मिल जाएगा कि जो एच जे इक्वल टू है वो एच जे प्लस वन हो जाएगा। यानी कि जो सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ है उसमें भी एक रिपीटिशन ज़रूर होगा। तो हमने देखा कि अगर हम फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ में एक रिपीटिशन ले रहे हैं कि जी आई इक्वल टू जी आई प्लस वन है, तो एक रिपीटिशन हमें सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ में मिल रही है एच जे इक्वल टू एच जे प्लस वन। तो हम फर्स्ट सीरीज़ से जी आई प्लस वन और जो सेकेंड सीरीज़ है उससे एच जे प्लस वन को रिमूव कर दें तो क्या मिल जाएगी, दो हमें नॉर्मल सीरीज़ मिलेंगी जो कि इक्विवेलेंट होंगी और उनकी लेंथ n हो जाए। और इसलिए
बाय इंडक्शन मेथड, इंडक्शन हाइपोथेसिस से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या था कि अगर लेंथ n है दोनों इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज़ का, तो उससे हम सारे रिपीटेशन को रिमूव कर सकते हैं। तो जो हमारा हमने कंसीडर किया था n+1 लेंथ की दो नॉर्मल सीरीज़, और उनमें से एक रिपीटेशन को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि दोनों जगह gi=gi+1 था और एक नेक्स्ट था hj=hj+1। तो फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ से हमने gi+1 और सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ से hj+1 रिमूव कर दिया। तो जो नॉर्मल सीरीज़ रिमेनिंग बचेंगी वो हो जाएंगी लेंथ जिनकी n रहेगी, एक कम हो जाएगी, एक हमने टर्म रिमूव कर दिया। और इसलिए बाय इंडक्शन मेथड हम सभी रिपीटेशन को रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर इक्विवेलेंस। तो इंडक्शन एजम्पशन से हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जैसे ही हमें एक एक टर्म हमने रिमूव किया तो जो लेंथ है नॉर्मल सीरीज 1 और 2 की वो रिड्यूस हो जाएगी लेंथ n की, और फिर हम इंडक्शन एजम्पशन का यूज़ करके हम सारे रिपीटेशन को रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर इक्विवेलेंस। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा कि जितने भी जो भी दो नॉर्मल सीरीज़ हैं और अगर वो इक्विवेलेंट हैं तो हम सारे रिपीटेशन को रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर इक्विवेलेंस। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोपोजिशन है जिसको हमने इंडक्शन की मेथड की हेल्प से प्रूव किया, और अब इसका यूज़ करेंगे हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम को प्रूफ करने में। तो अब हम मेन प्रूफ में आएंगे जॉर्डन होल्डर के थ्योरम में। तो जॉर्डन होल्डर थ्योरम क्या थी कि अगर कोई दो कंपोजिशन सीरीज़ थी, इसका जो स्टेटमेंट था कि अगर कोई दो कंपोजिशन सीरीज़ हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगी। कोई भी ग्रुप है और उसकी अगर दो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो हमेशा दोनों इक्विवेलेंट होंगी ही होंगी। ये जॉर्डन होल्डर थ्योरम है। नॉर्मल सीरीज़ के लिए ये ऐसी बात नहीं है, एक ही ग्रुप की दो नॉर्मल सीरीज़ हो सकती हैं जो इक्विवेलेंट ना हो, लेकिन अगर दोनों सीरीज़ कंपोजिशन सीरीज़ हैं तो डेफिनेटली अपने आप ही वो इक्विवेलेंट हो जाएंगी। और बाय डेफिनीशन जो कंपोजिशन सीरीज़ है वो क्या है, कंपोजिशन सीरीज़ एक्चुअली में नॉर्मल सीरीज़ ही है, लेकिन ऐसी नॉर्मल सीरीज़ है जो कि विदाउट रिपीटिशन है और उसका फर्दर डिफाइनमेंट आप नहीं पा सकते हैं विदाउट एडमिटिंग सम रिपीटिशन। मीन्स कि ऐसी कोई भी नॉर्मल सीरीज़ जिसका रिफाइनमेंट, जिसका प्रॉपर रिफाइनमेंट एग्जिस्ट ना करे, ऐसी नॉर्मल सीरीज़ क्या होती हैं, कंपोजिशन सीरीज़ कहलाती हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे श्रेयर थ्योरम और यूज़ करेंगे वो प्रोपोजिशन जो अभी हमने प्रूफ किया है। श्रेयर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी नॉर्मल सीरीज़ होगी, कोई भी ग्रुप है और उसकी दो नॉर्मल सीरीज़ हैं तो उनका एक इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट एग्जिस्ट करेगा। मीन्स उन दोनों नॉर्मल सीरीज़ जो इक्विवेलेंट नहीं है, उन दोनों नॉर्मल सीरीज़ से हम एक नॉर्मल सीरीज़ फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ के लिए बना सकते हैं और एक नॉर्मल सीरीज़ सेकेंड के लिए बना सकते हैं जो कि आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगी। मीन्स कि कोई भी दो नॉर्मल सीरीज़ हैं किसी भी ग्रुप की तो उनका एक रिफाइनमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये श्रेयर थ्योरम है। इसका यूज़ करके हम और ये प्रोपोजिशन का यूज़ करके जॉर्डन होल्डर थ्योरम को कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो कंपोजिशन सीरीज़ बाय डेफिनेशन इज़ अ नॉर्मल सीरीज़ विदाउट रिपीटिशन which cannot be refined further without admitting repetitions। मतलब ऐसी नॉर्मल सीरीज़ है जिसमें रेपिटिशंस ना हो और उसका फर्दर रिफाइनमेंट एग्जिस्ट ना करे अनटिल कि हम उसमें कुछ और जो टर्म्स ऐड होंगे वो रेपिटिशन हो जाएं। तो हमारे पास श्रेयर थ्योरम है। श्रेयर थ्योरम क्या कहते हैं, कोई भी दो नॉर्मल सीरीज़ रहेंगी तो उनका इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट मिलेगा। तो चूँकि कंपोजिशन सीरीज़ भी नॉर्मल सीरीज़ ही हैं, तो अगर दो कंपोजिशन इक्विवेलेंट है, दो किसी ग्रुप के दो कंपोजिशन सीरीज़ हैं तो उन दोनों कंपोजिशन सीरीज़ से हम दो सीरीज़ निकाल सकते हैं बाय श्रेयर थ्योरम, और ये ऐसी सीरीज़ होंगी जो कि इक्विवेलेंट होंगी। श्रेयर थ्योरम से कोई भी दो नॉर्मल सीरीज़ हैं किसी भी ग्रुप की तो उससे हम इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट निकाल सकते हैं।
तो चूँकि कंपोजिशन सीरीज़ भी नॉर्मल सीरीज़ ही होती हैं, तो कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज़ होंगी तो उनसे हमें इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट मिल जाएगा। अब चूँकि जो सीरीज़ थी वो कंपोजिशन सीरीज़ थी और अगर उसका रिफाइनमेंट करना है तो बाय डेफिनेशन हमें कुछ रिपीटेड टर्म ऐड करना पड़ेगा। और अभी जो हमने प्रोपोजिशन प्रूफ किया उसकी हेल्प से ऐसे सारे रिपीटेशंस हम दोनों सीरीज़ से रिमूव कर सकते हैं और ऐसा करने से उनका जो इक्विवेलेंस है वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमें फिर से क्या मिल जाएगी, ओरिजिनल सीरीज़ मिल जाएगी जो कि कंपोजिशन सीरीज़ होगी और अल्टीमेटली हमें जो निकालना था वो मिल जाएगा कि जो कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज़ हैं वो इक्विवेलेंट होंगी। तो जो दो कंपोजिशन सीरीज़ हमें दी हुई थी उसकी हेल्प से अगर हम श्रेयर थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो दो हमें इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट मिल जाएंगे। और जो प्रोपोजिशन अभी हमने प्रूव किया है उसकी हेल्प से हमें क्या होगा कि जो इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट्स हैं उनमें जितने भी रिपीटेशंस हैं, देखो होगा क्या, जो कंपोजिशन सीरीज़ है वो नॉर्मल सीरीज़ हैं लेकिन उसमें रिपीटेशंस नहीं हैं। अब श्रेयर थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट्स मिलेंगे। अब इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट्स मिलने में क्या होगा, हो सकता है कि उसमें वही की वही ओरिजिनल सीरीज़ वही कंपोजिशन सीरीज़ ही मिल जाए, या हो सकता है कुछ उसमें और टर्म्स ऐड हो जाएं। तो और टर्म्स ऐड होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशंस ही हो सकते हैं, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज़ के जो रिफाइनमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो रिपीटेड टर्म्स हैं वही ऐड करने से ही रिफाइनमेंट मिल सकते हैं। अदरवाइज़ कंपोजिशन सीरीज़ का कोई भी रिफाइनमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है। तो जितनी भी जो भी दोनों कंपोजिशन सीरीज़ थी, तो जब उनका रिफाइनमेंट लेंगे तो या तो ये ओरिजिनल वही कंपोजिशन सीरीज़ रहेंगी जो हमें दी हुई थी, और या तो फिर हमें नई अगर रिफाइनमेंट नई सीरीज़ मिलेंगी तो उसमें कुछ टर्म्स रिपीटेड हो जाएंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे जो रिज़ल्ट हमने अभी प्रोपोजिशन प्रूफ किया है कि जितने भी रिपीटेड टर्म्स हैं दोनों सीरीज़ के उनको रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही रिपीटेड टर्म्स रिमूव करेंगे तो फिर से हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ओरिजिनल कंपोजिशन सीरीज़ पर पहुँच जाएंगे और बाय एबव प्रोपोजिशन वो क्या होंगी, अपने आप ही दोनों इक्विवेलेंट ही रहेंगी। तो जो जॉर्डन होल्डर थ्योरम है वो क्या कंक्लूड करता है कि कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज़ रहेंगी तो वो हमेशा इक्विवेलेंट ही रहेंगी। मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, दोनों का कोई भी रिपीटिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो कंपोजिशन सीरीज़ इक्विवेलेंट नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे, उनका रिफाइनमेंट निकालेंगे, वो इक्विवेलेंट रहेंगे और फिर हम रिपीटेड टर्म्स अलग कर देंगे तो हमें फिर से ओरिजिनल कंपोजिशन सीरीज़ मिल जाएगी। तो किसी भी ग्रुप के अगर दो कंपोजिशन सीरीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगी ही, लेकिन ये केस नॉर्मल सीरीज़ के लिए नहीं है। नॉर्मल सीरीज़ किसी ग्रुप के अलग अलग लेंथ की हो सकती हैं और इक्विवेलेंट नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कंपोजिशन सीरीज़ की तो डेफिनेटली कंपोजिशन सीरीज़ अगर एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपस में सभी इक्विवेलेंट ही होंगी, और यही हमें प्रूफ करना था।